Hello everyone, welcome to the super quick revision of Payment of Bonus Act 1965. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? We are going to discuss the whole of Bonus Act, of course, including all the latest amendments in as brief manner as possible without missing out on any important point. तो हम हर एक चीज़ इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए, right? Not just the superficial revision, but it's going to be quick, right? So let's start without wasting any more time. Payment of Bonus Act. सबसे पहले हमें एक टर्म मिल रहा है स्पेशल सा, बोनस. बोनस क्या है, राइट? बिफोर वी अंडरस्टैंड बोनस वी कैन नॉट प्रोसीड विद द एक्ट. तो बोनस को डिफाइन नहीं किया गया है पूरी की पूरी एक्ट में कहीं पे भी. तो बोनस का मतलब समझना जरूरी है. बोनस का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए बोनस कमीशन का एक जो पॉइंट है, एक जो रेफरेंस है, वो जरूरी है कि बोनस को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट बोनस इसलिए देना चाहिए बिकॉज आप कुछ एक ऐसे लेबर है, कुछ एक ऐसे वर्कर्स हैं, उनको इतने कम अमाउंट ऑफ वेजेस दे रहे हो और उससे इतना ज़्यादा कमा रहे हो, सो दे शुड लेजिटिमेटली हैव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन देयर हार्ड वर्क, राइट? उन्होंने इतनी मेहनत की और आपकी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया तो उनको कुछ हिस्सा तो देना बनता है ना. सो बोनस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, राइट? क्या बोनस ग्रैटिट्यूस है? नहीं. क्या बोनस डिफर्ड पेमेंट ऑफ वेजेस है? नहीं. इट इज ऑफ दैट नेचर बट नॉट एग्जैक्टली, राइट? तो बोनस एक सिंपल भाषा में समझें तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है विच बिकम्स द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर. मतलब एम्प्लॉयर के लिए मस्ट है कि हमें वो प्रॉफिट में शेयर अपने वर्कर्स को देना ही देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये एक्ट आ गई. ये एक्ट आई क्यों? आई मीन बोनस की ज़रूरत क्या थी? बोनस कोई ऐसा तो नहीं है नियम कानून आप तोड़े हो देश में प्रलय आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं था. बट वर्ल्ड वॉर के समय या फिर इनफैक्ट जो चीज़ें हमारी लेटर ऑन लिंगर ऑन हुई, उसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हुए. क्योंकि एक बार जब बोनस स्टार्ट हुआ, वॉर के समय प्रॉफिट कमाया गया, बोनस दे दिया गया और उसके बाद लोगों को लत लग गई. अब अगले साल भी वो बोनस मांगने लगे, किसी को ज़्यादा किसी को कम, नो यूनिफॉर्मिटी, अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स. इट लेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बोनस एक्ट. तो मतलब मैम बोनस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बोनस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, to resolve the disputes, to bring peace and harmony between the employers and the employees. एक इंडस्ट्रियल लॉ है, लेबर लॉ है, राइट? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का लॉ है. एक एम्प्लॉयर को ऑब्लिगेशन दिया गया है, मैंडेटरी बोला गया है कि आपको अपने एम्प्लॉय को बोनस देना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस. कब देना होगा, कहाँ देना होगा, कैसे देना होगा, हाउ टू कैलकुलेट, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? इन दिस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 विच हैज़ अराउंड 40 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स. ठीक है. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. इंडिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, ये एक्ट एप्लीकेबल है. ठीक है. बोनस के लिए हमारे कुछ केस लॉज भी और दिए हुए हैं जो बोनस टर्म को हमें और बेहतर बताते हैं. सो आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड राइट नाउ. ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया. वी कम टू द एप्लीकेबिलिटी. टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में अप्लाई होता है विच इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर अनडाउटेडली, राइट? ऐसा नहीं है कि ये एक्ट पहले अप्लाई नहीं होती थी और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसमें कोई अमेंडमेंट आया. नहीं, ये एक्ट पहले भी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होती थी. बहुत पहले नहीं होती थी, अभी तो होती थी. ठीक है. चल, हम 2 तरीके के एस्टैब्लिशमेंट पढ़ते हैं इसमें. मैम एक बात बताइए, जैसे मतलब हर वर्कर है, हर एम्प्लॉय है, हर किसी को बोनस मिलेगा ही मिलेगा बोनस एक्ट के तहत? ऐसा तो मैम आपने बोला ना पूरे इंडिया में अप्लाई होती है, तो पूरे इंडिया में बेटा अप्लाई होती है, बट जहाँ आप बैठे हो, जहाँ हम बैठे हो, वहाँ तो बोनस नहीं मिलता. मान लो अगर मैं कोई किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मैं आप क्वालिफाई हो गए, आपकी कहीं जॉब वॉब लग गई, इंडस्ट्री में आप चले गए, तो क्या आपको बोनस मिलेगा? क्या आपको बोनस मिलेगा? भाई हमें तो यही लगता है ना, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. तो मतलब कहीं पे भी अगर हम चले जाएं और हम काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का हम काम कर रहे हैं, तो हमको बोनस मिलना चाहिए. तो क्या हमको बोनस मिलेगा? द आंसर इज नो. लो बेटा, फूल खिलने से पहले ही बकरी खा गई. If your salary is less than equal to 21,000 and you fall under or you work in establishment where bonus act applies, तभी आपको बोनस मिलता है.
प्लस आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करते हो, मतलब कम से कम 30 वर्किंग डेज काम करते हो तब आपको बोनस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बोनस मतलब पूरे इंडिया पे लग गया तो हाँ मिल ही गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक एक करके हमको सारे एंगल्स को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे इस एक्ट के तहत दो तरीके के एस्टैब्लिशमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर जिनको गवर्नमेंट कंपनी वगैरह कंट्रोल करती है। प्राइवेट सेक्टर पे बोनस नहीं लगता है, सॉरी पब्लिक सेक्टर पे बोनस नहीं लगता है। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हूँ तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी है मैम, हमें तो लगता था सरकार ज़्यादा हमारे बारे में सोचती है। सरकार सोचती है, बट सरकार का कहना ये है कि हम एक कंपनी ऐसी है ही नहीं कि हम प्रॉफिट्स कमाएं, तो प्राइवेट सेक्टर पे लगता है। ठीक, गवर्नमेंट कंपनी पे भी लगता है, वो सर्टेन सिचुएशंस है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है कि सेक्शन 20 के तहत अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, आप प्राइवेट सेक्टर से compete कर रहे हो, कुछ कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, तो आपकी कंपनी पे भी बोनस लगता है, तब आपके एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। सिंपल चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब कोई अगर आपसे आए और पूछे कि बेटा बता, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, बता मेरे कंपनी के ऊपर बोनस एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब मैंने 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, क्या मैं इनको बोनस दूँ या नहीं दूँ, क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है मेरा? ऐसा तो नहीं होगा कि कॉन्ट्रवेंशन हो जाएगा, मेरे को आके पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को टॉर्चर कर रही हूँ, बोनस नहीं दे रही हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप उनसे 2 सवाल करेंगे, 2 सवाल नहीं, एक ही सवाल करिए, क्या आपकी फैक्ट्री है? द आंसर इज येस और नो। अगर फैक्ट्री है तो भैया बोनस एक्ट लग गया, फिर हमें आगे कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फैक्ट्री नहीं है तो आपका जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, क्या उसमें 20 या उससे ज़्यादा लोग हैं? इफ द आंसर इज येस, इफ द आंसर इज एफर्मेटिव, लो भाई बोनस एक्ट लग गया। अगर 20 से ज़्यादा नहीं है, 10 से ज़्यादा हैं, अगर 10 से 20 के बीच में भी होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है कि वो आपके स्टैब्लिशमेंट पे ये लगा सकते हैं बोनस एक्ट, सब्जेक्ट टू आपको 2 महीने पहले नोटिफाई किया जाएगा, तो 2 महीने का नोटिफिकेशन देके लगाया जा सकता है। मान लीजिए आज तो मेरी कंपनी में 20 लोग हैं, पर अगले साल मेरी कंपनी में सिर्फ 10 ही लोग हैं, मतलब बोनस नहीं ना देना है? देना है। वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल। सो एक बार अगर बोनस की लत लग गई तो फिर छूटती नहीं है, आपको देते ही जाना पड़ेगा बोनस, राइट। तो ध्यान रखिए कि एक बार अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गई तो फिर। अब मैंने आपको एक छोटी सी गाइडेंस तो दी थी कि लेस देन इक्वल टू सैलरी आपकी जो है लेस देन इक्वल टू 21,000 होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं, तो बोनस एक्ट लग गई, पर उसमें से जो 40 एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी 30,000 है और सिर्फ 10 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 10,000 है, मतलब ओनली 10 एम्प्लॉयज़ हु आर ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ लेस दैन 21,000। तो क्या इस पे बोनस एक्ट लगेगी? द आंसर इज येस। हम जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट करते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट करते हैं, ये नहीं देखते हैं वो थ्रेशोल्ड के अंदर है, थ्रेशोल्ड के बाहर है। हम बोनस किनको देंगे उसके लिए हम देखते हैं थ्रेशोल्ड, राइट। ग्रेट। देयर आर सर्टेन एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स। एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स क्या है? LIC हो गया, सीमैन हो गया, इनफैक्ट बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, हमारे डॉक वर्कर्स आ जाते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के वो आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एजुकेशनल लाइक इंस्टीट्यूशंस, राइट, RBI आ गया, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, UTI, डिपॉजिट इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस, IFCI, राइट, IDBI, UTI, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मैंने पहले ही बता दिया। तो ये क्या है? ये एक लिस्ट है और जिसका मैंने आपको रेगुलर क्लास में थोड़ी सी निमोनिक टाइप का भी बताया, हाउ यू कैन एग्जैक्टली लर्न इट, राइट। तो आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन, कि हाँ आपके दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लिस्ट the exempted establishments under payment of bonus act 1965. so at that particular point of time you will have to list down. तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और आपको याद कर करके लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, याद करके रखना पड़ेगा। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी पड़ती है ताकि हम इस एक्ट को समझ पाएं। क्या डेफिनेशंस है? सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के हिसाब से आपके एस्टैब्लिशमेंट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वही होगी, अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे टर्म सेंट्रल और स्टेट को ना यूज़ करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज़ किया गया है। अवॉर्ड का मतलब क्या होता है? अवॉर्ड का मतलब होता है जजमेंट, फैसला। कोई भी मध्यांतर, इंटरिम डिसीजन और
any final decision which is taken by the tribunal, right, including arbitral award. Arbitral award क्या होता है? जब arbitration and conciliation act में out of court settlement होता है तो arbitrator जो appoint होता है वो जो फैसला सुनाता है उसको हम judgment ना बोल के arbitral award बोलते हैं। तो यहाँ पे award का मतलब यही है कि अगर किसी भी दो पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ तो उसका जो भी फैसला आएगा, जो अथॉरिटी सुनाएगी, उसको हम award बोलेंगे। ठीक है। बैंकिंग कंपनी क्या होती है? एसबीआई, उसकी सब्सिडियरी, कोई भी बैंक जो एक्वायर किया गया है, एनी न्यू बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये आपसे कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कोऑपरेटिव बैंक इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी? और आंसर वुड बी येस, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी नोटिफाई करे। एम्प्लॉय की डेफिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 21,000 पर मंथ। किसी भी पर्सन की सैलरी अगर इससे एक्सीड कर रही है तो हम उसको एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे और वो इस बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर सैलरी लेस दैन इक्वल टू 21,000 है तो आप किसी भी काम के लिए एम्प्लॉय हुए हो, वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सुपरवाइजरी हो, मैनेजरियल हो, टेक्निकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कैसा भी काम हो, भले ही आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, यू विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। इसके साथ साथ अप्रेंटाइज एम्प्लॉय नहीं होता है, टेम्परेरी वर्कमैन एम्प्लॉय होता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय होता है, डिसमिस्ड एम्प्लॉय विद रीइंस्टेटेड विद बैक वेजेस एम्प्लॉय होता है, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय होता है, पीस रेटेड एम्प्लॉय होता है। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे केस स्टडीज फॉर्म हो सकती हैं। एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हाउ एवर एम्प्लॉयर कौन होता है? भाई कंपनी है, कंपनी का मालिक जो है वो एम्प्लॉयर है। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो कंपनी के केस में कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह होता है। अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ओनर वगैरह होगा, फैक्ट्री का कभी मैनेजर हो सकता है, राइट। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उसकी हिरार्की है, हमारे लिए वो मैनेजर ही एम्प्लॉयर है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ओनर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर मर गया ओनर तो, मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, राइट, एंड समटाइम्स इट मे बी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एजेंट, ये सारे हो सकते हैं अगर हम कंपनी वगैरह की बात कर रहे हैं तो। सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब सैलरी, डीए, ओवर टाइम अलाउंस सैलरी का पार्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ कोई भी और अलाउंस, हाउस एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग कंसेशन, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, रिट्रेंचमेंट कमीशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, कमीशन, ये सब सैलरी का पार्ट नहीं होता है। Food allowance is a part of salary, so I can sum it up that salary plus DA plus food allowance is your salary. Fine. इसके बाद दो स्पेशल टर्म्स आते हैं, allocable surplus and available surplus. Available surplus is what? How do we compute bonus? हमें समझ में आ गया कि बोनस इन एस्टैब्लिशमेंट्स पे अप्लाई होता है। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी कंपनी, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कैसा भी हो, एस्टैब्लिशमेंट कवर्स इट ऑल। तो कोई भी आया है, हम देखेंगे कि क्या आप इस एक्ट के तहत आपके ऊपर अप्लाई होती है एक्ट। अगर आपके ऊपर एक्ट अप्लाई होती है तो हम देखेंगे कि आपकी फैक्ट्री में, आपके एस्टैब्लिशमेंट में कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इससे कम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, 21,000 से कम सैलरी ड्रॉ कर, 21,000 या उससे कम सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उनको हम बोनस देंगे। बट सवाल ये उठता है कि कितना बोनस देंगे, कितना बोनस देंगे? सरकार ने तो बोल दिया बोनस मैंडेटरी है तो दे दो, 2-4-5 रुपये दे दो। तो क्या इतना बोनस देना चलेगा? द आंसर इज नो, नहीं चलेगा। तो बोनस का कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसमें हमें ये दोनों चीज़ें यूज़ आती हैं। थोड़ी देर बाद हम इसको रिवाइज करते हैं, एलोकेबल एंड अवेलेबल सरप्लस। उसके पहले जिन स्टैब्लिशमेंट्स पे बोनस एक्ट अप्लाई होती है उन स्टैब्लिशमेंट के किन एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा? द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग and drawing a salary of less than equal to 21,000 पर मंथ। सपोजिटली मैंने 4 दिन काम किया बस और फिर मैं छोड़ के निकल ली, 4 दिन का क्या मुझे बोनस मिलेगा? द आंसर इज नो। कम से कम 30 दिन आप काम करते हो तब आपको बोनस मिलता है। सो एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज मेक यू एलिजिबल फॉर गेटिंग बोनस। मतलब आप 30 दिन काम करा और पूरे साल का बोनस मिलेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, बट उसका सेक्शन हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन का, राइट। तो वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एवरी एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड फॉर दैट ही हैज़ टू वर्क फॉर एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज। ठीक है, पर
मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो धोखाधड़ी कर रहा है, सामान वामान तोड़ रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको निकालेंगे कि उसको बुला के अरे बेटा सरकार ने बोला है कि बोनस देना तो मैंडेटरी है, तो आपको तो देना ही देना पड़ेगा, तो आप रुकिए रुकिए, खाइए पीजिए, थोड़ा सा बोनस वोनस लेके जाइए, नहीं तो सरकार हमको पकड़ लेगी। तो क्या ऐसा होगा? आंसर इज नो। इसीलिए बना है सेक्शन 9। सेक्शन 9 डिस्क्वालीफाई करता है, बोलता है कि भाई अगर कोई ऐसे ऐसे काम कर रहा है तो डिस्क्वालीफाई करो, इसको बोनस देने की जरूरत नहीं है। जिस अकाउंटिंग ईयर में उसने ऐसा काम किया है उस अकाउंटिंग ईयर के लिए उसको बोनस मत दीजिए। वर्किंग डेज निकाले कैसे? 30 वर्किंग डेज। मैम जिस दिन काम कर रहा है उसको वर्किंग डेज मानिए, और जिस दिन काम नहीं कर रहा है उसको वर्किंग डेज मत मानिए। कम से कम उसने 30 दिन काम किया है अगर, तो आप उसको बोनस दीजिए। पॉइंट इज कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग डेज वो काम नहीं भी कर रहा है तो भी हम उसको वर्किंग डेज मानते हैं। अरे ऐसा क्यों मैम? देखो, हम सबको छुट्टी मिलती है, कोई भी अगर आप कंपनी में जाओगे यू विल गेट सम पेड लीव्स, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उस दिन की सैलरी कट जाती है। हम ये मानते हैं ना कि इस दिन भी आपने काम किया तभी आपको सैलरी देते हैं, तो वैसे ही मान लेते हैं कि इस दिन आपने काम किया और आपको बोनस भी दे देते हैं। सो पेड लीव्स will be treated as deemed working day। कभी आपको ले ऑफ कर दिया जाता है तो that will be deemed working days। लेड ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर मशीनरी ब्रेकडाउन है, काम करने के लिए कुछ है नहीं, निकाल दिया गया, तो that is not due to the fault of that worker। टेम्पररी डिसेबलमेंट, मशीन में कुछ काम कर रहे थे, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, 1 महीने के लिए घर पे हैं, तो वो क्या हो गया? वो भी आपका डीम्ड वर्किंग डेज माना जाएगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। सिर्फ यही बता रही हूँ मैं। मैटर्निटी लीव पे हैं अगर तो भी डीम्ड वर्किंग डेज। तो डीम्ड वर्किंग डेज के लिए स्पेशल चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। कम से कम 8.33% और 100 whichever is higher is the minimum bonus and maximum 20%। बट अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो 15 साल की उम्र से कम का है तो 8.33% ऑफ सैलरी और 60 whichever is higher, ये मिनिमम बोनस होता है एंड मैक्सिमम बोनस इज 20% ऑफ द सैलरी। 20% ऑफ द सैलरी मतलब इस रेंज के बीच में मैम कंपनी जो चाहे, मतलब स्टैब्लिशमेंट जो चाहे उतना बोनस दे सकते हैं। द आंसर इज यस। इस रेंज के बीच में मैम मान लीजिए आपने कहा प्रॉफिट का हिस्सा है बोनस, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो तो क्या हमको बोनस देना जरूरी है? द आंसर इज यस। बोनस हैज टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। तो मिनिमम बोनस तो आपको देना ही देना पड़ेगा। एक बार अगर आपके ऊपर ये एक्ट लग गई तो आपको हर साल मिनिमम बोनस तो कम से कम देना ही देना पड़ेगा। मैम हम मिनिमम बोनस कैसे देंगे अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे? तो उसी को और ईज बनाने के लिए सेट ऑन और सेट ऑफ का प्रोविजन लाया गया है, फॉर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अवेलेबल सरप्लस एंड एलोकेबल सरप्लस, जिसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और आ जाती है कि हम कैसे कंप्यूट करते हैं बोनस। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई एम्प्लॉय है जिसकी 15,000, या इसको हम बहुत सिंपल कर लेते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। 1,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, दैट मीन्स 1,000 इंटू 12 विच कम्स आउट टू बी 12,000। 12,000 का 8.33% जितना भी आता है और ₹100 विच एवर इज हायर, इतना बोनस उसको मिलेगा, इतना बोनस उसको मिलेगा। मान लीजिए ये केस 1 था, ये केस 1 था। मान लीजिए केस 2 पे पहुंचते हैं। सपोजिडली somebody is drawing a salary of 8,000 पर मंथ। अब वो 8,000 पर मंथ की अगर सैलरी ऑब्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे 8,000 इंटू 12 इंटू 8.33% नहीं करेंगे, हम यहाँ कर देंगे 7,000। मतलब अगर किसी ने 7,000 से ज़्यादा सैलरी ऑब्टेन की है तो उसका बोनस का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा एज इफ हिज सैलरी इज 7,000। फाइन, ओके, क्लियर? चलो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाउ डू वी कंप्यूट बोनस? मैम अभी तो आपने बताया मिनिमम 8.33 और मैक्सिमम 20%, इसके बीच में कंपनी जो डिसाइड करे वो डिसाइड कर ले, है ना? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दैट इज द रेंज इन विच यू कैन डिसाइड, बट वी ऑल्सो हैव अ प्रोविजन ऑफ सेट ऑन एंड सेट ऑफ, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। सेक्शन 15 में सेट ऑन एंड सेट ऑफ की बातें आती हैं, बट फॉर दैट वी हैव टू गो विद द फ्लो। कंप्यूटेशन ऑफ बोनस, हाउ डू वी एग्जैक्टली कंप्यूट द बोनस? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज समथिंग जो हमें दिया हुआ है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। So we have Schedule 1 banking company and Schedule 2
अदर कंपनी। तो इनका पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा क्या ऐड करो क्या लेस करो ये दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट वैसे निकलता है। डोंट प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट एज द ग्रॉस प्रॉफिट यू हैव रेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट अलग है। शेड्यूल में पूरी चीजें इसकी दी हुई हैं कि इस मैनर में आप कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें तो उसमें से कुछ अमाउंट हम डिडक्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आता है उसमें हम टैक्स का एडजस्टमेंट करके निकालते हैं अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस का 60% और 67%, 60% बैंकिंग कंपनी एंड 67% अदर कंपनी के केस में, ठीक है, ये हमारा होता है एलोकेबल सरप्लस, जिसको हम एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स बोनस, राइट। क्योंकि हम सारा अमाउंट तो नहीं पे कर देंगे बोनस के रिस्पेक्ट में, कुछ तो अमाउंट हम रखेंगे ना। कंपनी ने अगर 40,000 का प्रॉफिट कमाया तो 40,000 का बोनस तो नहीं दे देंगे ना। तो यही हमको बोला गया है कि अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया तो आप उसमें से पहले कुछ चीज़ों को डिडक्ट करिए, जैसे डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट अलाउंस, डायरेक्ट टैक्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सम्स और हैं जो स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए दिए हुए हैं। मतलब आप देखिए कि आपकी कौन सी कंपनी है और उनका स्पेसिफिक सम घटा दीजिए। जैसे सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल कंपनी की बात करें विच इज़ नॉट अ बैंकिंग कंपनी, तो इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड इसमें से घटाइए, 8.5% ऑफ इक्विटी इसमें से घटाइए, 6% ऑफ रिजर्व्स घटाइए। अब जो आपके पास पैसा बचा वो आपका अवेलेबल सरप्लस है। नॉट एग्जैक्टली वो अवेलेबल सरप्लस है, उसमें से टैक्स का एडजस्टमेंट भी होता है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या क्या घटेगा, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट अलाउंस, ये सब, डायरेक्ट टैक्स एंड जो अमाउंट आया उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और 8.5% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 6% ऑफ रिजर्व्स, ये माइनस किया। इसमें से टैक्स एडजस्टमेंट क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेव्ड टैक्स। अगर बोनस दिया तो कितना टैक्स पे किया, अगर बोनस नहीं दिया तो कितना टैक्स पे किया, बोनस देने पे कितना टैक्स सेव किया, वो बेसिकली हम यहाँ लिखते हैं, राइट। एंड टैक्स एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा अमाउंट आता है दैट इज अवेलेबल सरप्लस। इसका 67% और 60% वॉट एवर द केस भी, अगर बैंकिंग कंपनी है तो 60%, अगर कोई और कंपनी है तो इसका 67% हमारे लिए होता है एलोकेबल सरप्लस, राइट। इसका 67% हमारे लिए होता है एलोकेबल सरप्लस। इस एलोकेबल सरप्लस को हम देखते हैं सेक्शन 15 के तहत। क्या ये एलोकेबल सरप्लस एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम बोनस पेबल? वी हैव एन इलस्ट्रेशन। दिस इज आवर एलोकेबल सरप्लस। हमारा एलोकेबल सरप्लस क्या एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम बोनस पेबल? तो सेट ऑन का प्रोविजन आता है। अगर हमारा एलोकेबल सरप्लस इज नॉट इवन सफिशिएंट टू कवर आवर मिनिमम बोनस तो सेट ऑफ का प्रोविजन आता है। थोड़ा सा आगे वापस पीछे आते हैं बिकॉज वी हैव नॉट कंप्लीटेड दिस येट एंड देन वी विल मूव फर्दर, बट मैंने आपको पूरा फ्लो समझाने के लिए वहां तक लेके गई थी, ठीक है। तो ये एक आइडिया समझ में आ गया। कंपनी के लिए ये है, फॉरेन कंपनी के लिए 8.5% ऑफ एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बैंकिंग कंपनी के लिए सब चीज़ें सेम ही हैं। 1% रेट रिड्यूस हो गया है क्योंकि आपको कुछ अमाउंट आरबीआई के तहत रिजर्व फंड में भी रखना होता है। फॉरेन बैंकिंग कंपनी के केस में एग्जैक्टली सेम है, कॉर्पोरेशन के केस में भी सेम है, 8.5% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड 6% ऑफ रिजर्व्स। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम क्या पे करेंगे, राइट। तो डिविडेंड वहाँ पे नहीं आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी वो अमाउंट जो आप एक्चुअल रिजर्व्स में लेके जा रहे हो, 8.5% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर ऊपर की कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा है तो कोई भी और एम्प्लॉयर है तो 8.5% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। फाइन, समझ में आई बात? देखो याद तो ये करना ही करना पड़ेगा, बट सिंस दिस इज जस्ट रिविजन तो मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि ये क्या है और ये क्यों होता है, ठीक है। नाउ इतना हमको समझ में आ गया कि हमारे पास एक अमाउंट निकला
ग्रॉस प्रॉफिट का। कहाँ से निकला? शेड्यूल से निकला। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने कुछ अमाउंट डिडक्ट किया और उसके बाद हमने इसमें ये टैक्स का एडजस्टमेंट किया, एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टैक्स। बोनस के बिना, बोनस के साथ ये अमाउंट डिडक्ट किया तो हमारे पास क्या आया? अवेलेबल सरप्लस। इसका 67 या 60% हमारे पास क्या आया? एलोकेबल सरप्लस। इस एलोकेबल सरप्लस को हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? लेट्स लुक एट दिस इलस्ट्रेशन विच इज गिवन इन द एक्ट इटसेल्फ। रूल्स में दिया है सैलरी 12,50,000, ठीक है। मिनिमम बोनस इतना आता है हमारा, मैक्सिमम इतना आता है, राइट। सो 104167 इज द मिनिमम बोनस एंड 2.5 लाख इज द मैक्सिमम बोनस दैट यू कैन गिव। 3 रूल्स हमने पढ़े हैं। 3 रूल्स हमने क्या पढ़े हैं? अगर एलोकेबल सरप्लस इज मोर देन मैक्सिमम बोनस, तो एलोकेबल सरप्लस जितना भी ज्यादा है सब्जेक्ट टू 20% ऑफ सैलरी, उसको हम एक अलग जगह डाल सकते हैं, सेट ऑन कर सकते हैं, काइंड ऑफ रिजर्व्स में डाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। जैसे हम अपने घरों में सेविंग्स करते हैं। हम अपने घर में कैसे सेविंग्स करते हैं? अगर मान लो इस महीने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो क्या मैं सारा खर्च कर दूंगी? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। हो सकता है मेरा अगले महीने कोई लोन इंस्टॉलमेंट है जो मुझे पे करना है और मुझे पता है कि वो तो मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे करनी ही है, ये भी मेरा पैसा है, वो भी मुझे करना है। फिर भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना चीज़ों को। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि इस महीने बहुत प्रॉफिट हुआ है तो इतना प्रॉफिट सेट असाइड कर देते हैं ताकि अगले महीने अगर कोई दिक्कत आए तो हम उसको पे कर पाएं, राइट। और बाकी को पैसे को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेट ऑन सेट ऑफ का प्रोविजन चल रहा है। तो अगर आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट है, मतलब आप मैक्सिमम हद से हद इतना बोनस दे सकते हैं, वो देने के बाद भी आपके पास बचा है पैसा, तो आप उसको सेट ऑन कर दीजिए। कितना सेट ऑन कर सकते हैं? मैक्सिमम 20%, जो लिमिट हमको अलाउ की जाती है। मैक्सिमम 20% एंड दैट टू फॉर ओनली 4 अकाउंटिंग ईयर्स, मतलब 4 साल बाद वो लैप्स कर जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा रूल हमको ये मिलता है सेट ऑफ का। वो ये बोलता है कि आपका एलोकेबल सरप्लस इज लेस दैन मिनिमम बोनस, मतलब मिनिमम बोनस की भी आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। एलोकेबल सरप्लस प्लस सेट ऑन अगर कोई अवेलेबल है, वो आपका मिनिमम बोनस की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं सेट ऑफ हो जाएगा। जो भी डेफिशिएंसी है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ताकि हम उसको आने वाले साल में एडजस्ट कर पाएं विद द सेट ऑन अवेलेबल इफ एनी, राइट, ठीक है। जो पहले सेट ऑफ या सेट ऑन हुआ है उसको पहले एडजस्ट करेंगे। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो दिस इज नथिंग बट फीफो। ये 3 रूल्स के साथ हम सेट ऑन सेट ऑफ की प्रोविजंस को पढ़ते हैं, मतलब इलस्ट्रेशन को समझते हैं। मैं बहुत क्विकली ये कराऊंगी। पहली सिचुएशन, हमारे पास 104167 का ही एलोकेबल सरप्लस है और यही मिनिमम बोनस है, तो कोई सेट ऑन कोई सेट ऑफ नहीं, इतना तो देना ही देना है। अगले साल हमारे पास एलोकेबल सरप्लस बहुत ज़्यादा हो गया, 6,35,000, जबकि मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी बहुत बचेगा। पर हम मैक्सिमम सेट ऑन कितना कर सकते हैं? 20% ऑफ सैलरी, राइट। तो हम मैक्सिमम सेट ऑन कितना कर सकते हैं? 2,50,000। तो 2,50,000 का हमने सेट ऑन कर लिया। अगले साल 2,20,000 का ही प्रॉफिट एलोकेबल सरप्लस है, तो हम मैक्सिमम 2.5 लाख दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं मैम? पिछले सेट ऑन का 30,000 यूज करके, ठीक है। फर्दर कोई सेट ऑन तो हुआ नहीं, इस साल तो कोई सेट ऑन हुआ नहीं, राइट। नेक्स्ट 3,75,000, अगेन मोर दैन द मैक्सिमम बोनस, तो इतना सेट ऑन हो गया। 1,40,000 लेस देन मैक्सिमम बोनस, हाउएवर इट इज नॉट लेस दैन द मिनिमम बोनस, मिनिमम बोनस से कम नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे भी मैक्सिमम दे सकते हैं यूज करके, आप अकॉर्डिंगली यूज कर लोगे। 3,10,000 इज मोर दैन मैक्सिमम बोनस, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे फर्दर सेट ऑन हो जाएगा 60,000 का। देन 1 लाख इज लेस दैन मैक्सिमम बोनस, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। देखो सेकेंड अकाउंटिंग ईयर का खत्म, सॉरी ईयर 2 का खत्म हो गया क्योंकि 4 अकाउंटिंग ईयर पूरे हो गए। ईयर 4 का इतना सेट ऑन बचा है, ईयर 6 का इतना सेट ऑन बचा है, तो हमने इसको यूज कर लिया। हमारे पास बचा ईयर 6 का इतना सेट ऑन।
अब समझो, ईयर 8 में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, नील, मतलब एलोकेबल सरप्लस प्लस अवेलेबल सेट ऑन, अवेलेबल सेट ऑन कितना है, सिर्फ 35,000 है, इज लेस दैन मिनिमम बोनस। ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब 35,000 ही हुआ ना ये इस साइड का, इज लेस दैन मिनिमम बोनस, तो अब हमारा सेट ऑफ होगा। अब ये हमारा जो डेफिशिएंसी है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज सेट ऑफ, ठीक है। अगले साल भी यही सिचुएशन है तो और सेट ऑफ हमारा बढ़ गया। उसके बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ विच इज़ मोर दैन मिनिमम बोनस पेबल, तो हमने मिनिमम पे किया एंड हमारा कुछ कम हो गया सेट ऑफ, राइट। सो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अदर एडजस्टमेंट्स, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, अगर हमने पूरे वर्किंग डेज में काम नहीं किया है तो जितने वर्किंग डेज में हमने काम किया है उतने का ही हमको बोनस मिलेगा। कस्टमरी बोनस या इंटरिम बोनस, जैसे कई बार ऐसा होता है कि दिवाली पे अच्छा खासा बोनस दे दिया एम्प्लॉयर ने, 20,000 दे दिया, या मान लीजिए 5-5 हज़ार दे दिया, टोटल उनको देना था 7,000, अब 2,000 ही और पे करना पड़ेगा, 5,000 आप इजीली डिडक्ट कर सकते हो। सो एम्प्लॉयर के पास हक है कि अगर उन्होंने साल के बीच में कोई बोनस दिया है तो वो आप अपने बोनस ऑब्लिगेशन से डिडक्ट करके सिर्फ बैलेंस पेमेंट कीजिए, आराम से आप कर सकते हो, आपको हक मिलता है सेक्शन 17 के तहत, राइट। अगर आपके प्रीमाइसेस में कोई तोड़फोड़ कर रहा है यार, आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान हो गया किसी की वजह से, तो आप उसके बोनस से काट सकते हो, वो अमाउंट अलाउड है। बोनस हमें कैश में देना होता है, मतलब काइंड में नहीं देना होता है, 8 महीने के अंदर अंदर, विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हाँ, अगर कोई झगड़ा चल रहा है मतलब एम्प्लॉयर को लगता है कि मुझे बोनस देना नहीं, एम्प्लॉय को लगता है देना है, उन्होंने अपील किया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, इधर गए वहाँ गए, तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी अथॉरिटी के सामने अभी केस चल रहा है, तो आप कैसे दे दोगे बोनस? तो जब वो केस खत्म हो जाएगा, उसका अवार्ड मिल जाएगा, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर हम बोनस दे देते हैं, ठीक। जो 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर है उसका एक एक्सटेंशन भी मिल सकता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो एक्सटेंशन भी दे देंगे, बट आपको 2 ईयर्स से ज़्यादा का पीरियड नहीं मिलेगा, ठीक है। रिकवरी ऑफ बोनस, मान लीजिए बोनस पेबल है और आपका एम्प्लॉयर आपको दे नहीं रहा है, तो हम क्या करें, हम अप्रोच करते हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं, हम खुद या फिर असाइनी या फिर किसी पर्सन को जिसको हमने ऑथराइज किया है वो एप्लीकेशन देता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अंदर। तो जब आपका बोनस ड्यू हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर, चाहे तो आप बाद में भी दे सकते हैं, अगर सफिशिएंट कॉज होता है तो गवर्नमेंट बाद में भी एक्सेप्ट कर लेती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड होगी कि हाँ आपका तो बोनस बनता है, तो वो एक सर्टिफिकेट देगी किसको, कलेक्टर को। वो कलेक्टर उसी तरीके से कलेक्ट करेगा बोनस जैसे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता। नेक्स्ट इज रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। इस एक्ट के तहत अगर बोनस पेबल के रिगार्ड में या फिर हमारे ऊपर एक्ट लगती है नहीं लगती है, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है, तो ऐसे डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। फाइन। कभी भी किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान अगर फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि जो फाइनेंशियल्स है दे आर ऑडिटेड, दे आर एक्यूरेट, तो उसकी एक्यूरेसी पे शक नहीं किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो एक्यूरेट है, राइट। एंड कई बार ऐसा होता है दैट समवन हैज़ अ डाउट, तो ट्रेड यूनियन है या पार्टी है टू डिस्प्यूट है, उनको शक है कि नहीं इन्होंने गलत बनाई, ये ऐसा कैसे आया, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे और अथॉरिटी को ठीक लगेगा तो वो कंपनी को बोलेगी कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। बैंकिंग कंपनी के केस में तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, बैंकिंग कंपनी के केस में इनके पास हक नहीं है कि ये क्लैरिफिकेशन मांगे। हाँ, बोनस ऑब्टेन करने के लिए या बोनस पेबल के अमाउंट को डिराइव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगी। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ये उनका, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेशन और कंपनी अदर दैन बैंकिंग कंपनी। दूसरा पढ़ा बैंकिंग कंपनी का, तीसरा पढ़ रहे हैं और बाकी एम्प्लॉयर्स का। तो बाकी एम्प्लॉयर्स के केस में अगर ऑडिटेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अथॉरिटी को अगर लगता है कि ऑडिट कराना ज़रूरी है तो वो ऑडिट का डायरेक्शन देंगे। अगर वो ऑडिट नहीं कराते हैं तो वो खुद ऑडिट कराएंगे और उनके एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे फ्रॉम दी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। फॉर्म ए में एक रजिस्टर मेंटेन करें एलोकेबल सरप्लस का, फॉर्म बी में एक रजिस्टर मेंटेन करें सेट ऑन एंड सेट ऑफ का, फॉर्म सी में एक रजिस्टर मेंटेन करें बोनस ड्यू का, एंड फॉर्म डी में एनुअल रिटर्न फाइल करें
on first day of February every year. गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, जो जिनके पास पावर्स होगी विद इन अ रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन. वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में एंटर करके सर्च कर सकते हैं, लोगों को एग्जामिन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज ले सकते हैं. पेनाल्टी, अगर इस एक्ट के तहत कोई कॉन्ट्रवेंशन किया या फिर कोई डायरेक्शन को नहीं माना तो इम्प्रिजनमेंट लेस देन इक्वल टू 6 months और फाइन लेस देन इक्वल टू 1000 और बोथ. अगर कंपनी से कोई गलती हुई है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी से अगर गलती हुई है तो कंपनी को तो उठा के जेल में डाल नहीं देंगे. तो ऐसी सिचुएशन में बोला गया कि हर वो पर्सन जो इंचार्ज था वो भी लायबल माना जाएगा, वो भी गिल्टी माना जाएगा. हाँ, अगर वो ये प्रूव कर दे कि मुझे कुछ पता ही नहीं था और मैंने तो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया, तो उसको हम गिल्टी नहीं मानेंगे. इसके साथ साथ जैसे कंपनी में मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सेक्रेटरी होता है और डायरेक्टर होते हैं, तो कोई भी अगर जिसकी कंसेंट से, जिसकी सहमति से वो काम हुआ है, उनको भी हम गिल्टी मानेंगे. इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं. मतलब ऐसे ही जाके आप पुलिस में जाके बोलो अरे अरे वो पता है वो पीछे जो फैक्ट्री है उसने बोनस एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, रेड डाल के उसको फैक्ट्री को बंद कर देंगे. नहीं, वो नहीं कर सकते. कब तक नहीं कर सकते? जब तक अथॉरिटी उनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करती और एक्शन लेने को नहीं बोलती है तब तक. राइट. कौन सी अथॉरिटी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल लेबर कमीशन, एंड अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर. अगर ये करेंगे तभी ऐसा होगा. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी अलाउड है. कई बार ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने एग्रीमेंट किया है कि हम आपको बोनस देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन. आप दे सकते हो, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मिनिमम बोनस वायलेट नहीं होना चाहिए एंड आपका जो मैक्सिमम बोनस है उससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते हो. तो मिनिमम और मैक्सिमम को ध्यान रखते हुए अगर आप प्रोडक्शन बेस्ड बोनस देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं. इसके साथ एक छोटा सा ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ये है सेक्शन 16 के तहत, वो ये है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर नया नया बना होता है तो उसमें यार तुरंत बोनस का बर्डन डाल दोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा गया है फॉर द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स आप बोनस सिर्फ तभी दीजिए जब आपके पास प्रॉफिट्स हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ तो मेरा नया ऑर्गेनाइजेशन हो गया. नहीं नहीं, वो पुराना ही है. अगर ओनरशिप चेंज हो गई तो नया हो गया. नहीं नहीं, वो पुराना ही है. तो मैनेजमेंट, नेम, ओनरशिप, लोकेशन अगर ये सब चेंज होती है तो दैट डजंट मीन योर एस्टैब्लिशमेंट इज नाउ अ न्यूली सेटअप वन. राइट. तो ये क्विक, सुपर क्विक रिविजन, आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल इन योर एग्जामिनेशन. थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग.